और पता है क्या बताई जाती थी कि रिसोर्स हर वो चीज होती है जो कि हमें सेटिस्फाई करती है, जो कि हमारी वांट्स को, हमारी नीड्स को पूरा करती है। तो विंड हमें, यार अब हवा नहीं चलेगी तो हम सांस कैसे लेंगे? भगवान ने डेफिनेटली नेचर में, प्रकृति में हमको रिसोर्सेज दे दिए, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग्स ना होते तो इस प्रकृति में मौजूद रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल कैसे करते? लोग समझते हैं कि यार भगवान की देन है और भगवान ने तो जो दिया है छप्पड़ फाड़ के दिया है, जितना चाहे इस्तेमाल करो। तो चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो, चाहे वो पानी हो, चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोल हो, कुछ भी हो बच्चों, लोगों ने मतलब हद ही कर दी है रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस क्लास में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को जिस चैप्टर को पढ़ाने जा रही हूँ उस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और बच्चों, ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली क्लास 10th की ज्योग्राफी की शुरुआत करवाता है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग एंड ये चैप्टर काफी ज्यादा फेमिलियर आपको साउंड कर रहा है, जाना पहचाना सा लग रहा है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बात की जा रही है रिसोर्सेज की। और रिसोर्सेज एक ऐसी चीज है जो कि हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमें बचपन से कोई ना कोई डेफिनेशन रिसोर्सेज की बताई जाती थी। और पता है क्या बताई जाती थी कि रिसोर्स हर वो चीज होती है जो कि हमें सेटिस्फाई करती है, जो कि हमारी वांट्स को, हमारी नीड्स को पूरा करती है और जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद होती है। सो इन्वायरमेंट में जो भी चीज मौजूद है और हमारी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करिए, दैट इज कॉल्ड अ रिसोर्स। दिस वाज द बेसिक डेफिनेशन जो हमको बचपन में दी जाती थी। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये डेफिनेशन गलत है, बट हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगी कि ये डेफिनेशन आधी अधूरी है। क्यों ये आधी अधूरी है हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। साथ ही में बच्चों, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो रिसोर्सेज है उन्हीं रिसोर्सेज से ही डेवलपमेंट करी जाती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, ये जो रिसोर्सेज है हम इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हमको देखना पड़ रहा है। और बिकॉज रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, स्कार्स होते जा रहे हैं, दैट इज वाई वो हमारी डेवलपमेंट को भी नुकसान पहुंचाएगा। कल को डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी क्योंकि आप रिसोर्सेज को ही खत्म कर डालोगे अगर हमने उन्हें बचाया नहीं तो बेसिकली ये चैप्टर इसी रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के रिलेशन को बहुत अच्छे से आपको समझाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, बिना टाइम जाया करें। लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास विद अ स्माइल ऑन आवर फेस। और फटाफट से यहाँ पर आ जाते हैं। आज हम ऑब्वियसली वन शॉट में इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। ये वीडियो आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है बच्चों, अगर आपको एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अपना पूरा चैप्टर रिवाइज करना है तो मैं आपको ये भी एक रेकमेंडेशन देना चाहती हूँ कि अपने साथ कोई कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और जो इंपॉर्टेंट मैं बताती जा रही हूँ उसको नोट डाउन करते जाइए। चलिए, सबसे पहले आते हैं रिसोर्सेज की डेफिनेशन को पूरा करने के लिए, क्योंकि बचपन में तो इसको अधूरा छोड़ दिया गया है। सो व्हाट आर रिसोर्सेज, लेट अस अंडरस्टैंड। बच्चों, यहाँ पे वही सेम चीज लिखी है सबसे पहले तो कि रिसोर्सेज everything available in our environment which can be used to satisfy our needs। हर चीज जो कि हमारी प्रकृति में मौजूद है, वो धूप है, वो पानी है, वो हवा है ना, हर चीज जो प्रकृति में मौजूद है जो हमारी किसी ना किसी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। अब धूप आ रही है, हमें विटामिन डी भी चाहिए, हमें मतलब दिन भी चाहिए, है ना, ऐसे तो नहीं है कि पूरे टाइम रात रह सकते, तो धूप उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसी के साथ अगर हम बात करें हमारी विंड की, तो विंड हमें, यार अब हवा नहीं चलेगी तो हम सांस कैसे लेंगे? बिना सांस लिए तो इंसान रह नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा, राइट। उसी के साथ अगर मैं पानी की बात करूं, बिना पानी पिए क्या जी पाएंगे हम? नहीं, इट्स अ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट। तो ये सब चीज़ें जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, एनवायरमेंट में मौजूद होती है, रिसोर्सेज है। लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, ये पूरी डेफिनेशन नहीं है यहाँ पर बच्चों। प्रोवाइडेड इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उस रिसोर्स तक पहुंचने की। दूसरी चीज, इट शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी कि आप एक तरीके से जितना पैसा लगा रहे हो उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने में, उससे ज्यादा फायदेमंद वो रिसोर्स आपके लिए निकले। और तीसरी चीज, कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि सोसाइटी भी उसको एज अ रिसोर्स समझे, उतनी इंपॉर्टेंस दे, तब जाकर वो चीज रिसोर्स कहलाएगी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल। आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े शब्द उठा के फेंके हैं किताब में, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे मेरे इस छोटे से एग्जाम्पल के बाद में। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ गोल्ड, यानी कि बच्चों सोने का एग्जाम्पल देते हैं। मेरे सोने से बच्चे हैं और सोने का एग्जाम्पल ही हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर। अब सोने से मेरा ये वाला सोने का मतलब नहीं है, गोल्ड की बात मैं कर रही हूँ बच्चों। गोल्ड एक रिसोर्स है। अब सपोज
गोल्ड हमें पता है कि यार गोल्ड ना इधर अंदर कहीं है ना, इधर नीचे कहीं दफना पड़ा है, गोल्ड हमें निकालना है। अब गोल्ड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे उस गोल्ड को? ऐसे तो नहीं है कि हम लोग ऐसे स्केल ले आएंगे अपना और स्केल से खोदने लग जाएंगे या फिर किसी फार्मर को बुला लेंगे, नहीं। हमें उसके लिए स्किल्ड लोग चाहिए और हमें उसके लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए, जिस टेक्नोलॉजी से हम लोग उस गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर कि कोई भी रिसोर्स आपको इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपके पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे कि आप उसे यूज कर सको। यहीं पर एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे सोलर एनर्जी है, आपको सोलर सनलाइट से बिजली प्रोड्यूस करनी है। अब सनलाइट के आगे आप जादू बन के तो नहीं खड़े हो जाओगे कि हाँ मेरे को सनलाइट आ रही है, बिजली बन रही है, ऐसी थोड़ी बन जाएगी बिजली, है ना। तो आपको क्या करना है, उसके लिए सोलर पैनल्स लगवाने पड़ेंगे। वो सोलर पैनल्स जो हैं उनके अंदर वो फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी है, उन पे सनलाइट पड़ेगी, उससे एनर्जी जनरेट होगी, ऐसे ही नहीं हो जाएगी। तो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए होती है किसी भी रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए या यूज में लाने के लिए। दूसरी चीज है, इट शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल। अब मैंने सोना एक्सट्रैक्ट करा, मैंने 2 करोड़ रुपए लगा दिए सोने को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कि अब जो है ना सोना निकल के आएगा, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती। लेकिन हो सकता है कि 2 करोड़ लगाने के बाद मेरे पास सिर्फ 2-3 लाख का सोना आता है। क्या करूं मैं अब? मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी इसके बाद, है कि नहीं? कितना पैसा लगा दिया और इतना सा सोना निकला, क्या करूं मैं उस सोने का, है ना बच्चों। तो यहाँ पे वही बात है कि आप जितना पैसा लगाकर उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो या फिर उसको यूज में ला रहे हो, उससे ज्यादा वैल्यू की वो चीज होनी चाहिए, उससे ज्यादा वैल्यू वो चीज आपको दे, तब तो जाकर उसको हम रिसोर्स कहला सकते हैं। नहीं तो हमारी जेब से ही पैसा लग गया, काहे का रिसोर्स, राइट। और तीसरी चीज है, इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। अगर बच्चों लोग सोने को इंपॉर्टेंस ही ना देते, अगर लोग यही ना मानते कि सोना एक इंपॉर्टेंट चीज है या उसे इन्वेस्टमेंट के लिए ना यूज करते या फिर उसे शादी ब्याह में ना देते, ज्वेलरी ना बनवाते, तो उसको एक पत्थर की तरह अगर लोग मानते तो आज उस सोने की वो इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो सोना एक रिसोर्स भी नहीं होता। तो इट इज बिकॉज पीपल एक्सेप्टेड, लोगों ने उसको एक कल्चरल एक्सेप्टेंस दी है, सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट करा है, दे हैव गिवन दैट इंपॉर्टेंस टू दैट रिसोर्स, तब जाकर वो चीज एक रिसोर्स कहलाती है ना, तब जाकर वो पत्थर जो है वो रिसोर्स कहलाता है। तो बात बड़ी सिंपल सी है, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी कोई चीज जाकर एक रिसोर्स बन सकती है। ठीक है, तो अभी मैंने आपकी ये जो अधूरी सी डेफिनेशन थी इसको मैंने पूरा कर दिया है, पूरा मीनिंग जो है रिसोर्सेज का समझा लिया है, इसको याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन आएगा अगर कि व्हाट इज अ रिसोर्स, डिफाइन रिसोर्सेज, तो वी कैन इजीली राइट इट डाउन। अब बच्चों रिसोर्सेज की जब मैं बात करूं तो रिसोर्सेज ऐसे ही तो यूज में आ नहीं जाते, इट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बींग्स। भगवान ने डेफिनेटली नेचर में, प्रकृति में हमको रिसोर्सेज दे दिए, लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स ना होते तो इस प्रकृति में मौजूद रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल कैसे करते? वी कुडंट हैव यूज्ड देम, राइट। तो हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं बच्चों, हमारे ह्यूमन बींग्स अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं नेचर में मौजूद या फिर एनवायरनमेंट में मौजूद रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स ने ही टेक्नोलॉजी बनाई, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा नेचर से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और फिर हमने अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशंस भी बनाए, जैसे कि मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनाई, आयरन स्टील इंडस्ट्री, ये सारे इंडस्ट्रीज बनाई, इंस्टीट्यूशंस बनाए, जिससे कि हम उन रिसोर्सेज को यूज में ला सकें। तो टेक्नोलॉजी लगाकर निकाल तो लेंगे, फिर उसको आगे और ज्यादा प्रोसेस करके लोगों तक पहुंचाने का काम, ये सारी चीजें ह्यूमन बींग्स ने करा। ह्यूमन बींग्स ने एक तरीके से नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट कर दिया और रिसोर्सेज को इस्तेमाल में लेकर आए, लोगों के इस्तेमाल में लेकर आए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि देयर इज एन इंटरडिपेंडेंस, है ना, एक इंटरडिपेंडेंस है, ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं आपस में, हमारे ह्यूमन बींग्स है, टेक्नोलॉजी है, नेचर है, इंस्टीट्यूशंस है, देयर इज एन इंटरडिपेंडेंस, और इसी इंटरैक्शन से, इसी इंटरडिपेंडेंस से कोई भी रिसोर्स किसी के भी इस्तेमाल में आ पाता है। ऑब्वियस सी बात है, नेचर में सोना मौजूद है, हमने टेक्नोलॉजी बनाई, टेक्नोलॉजी से हमने सोना निकाला, फिर हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए जहाँ पे गोल्ड को और रिफाइन करा जा रहा है, फिर उसी से ही हम लोगों ने वहां पे ज्वेलरी बनाई, हर चीज बनाई और फिर लोगों को प्रोवाइड कर दिया। सो दिस इंटरडिपेंडेंस एग्जिस्ट्स, मतलब एक दूसरे पे जो निर्भरता है। ओके, अब देखो रिसोर्सेज सारे बच्चों, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, है ना, सनलाइट रिसोर्स है, विंड रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है, कोल रिसोर्स है, पेट्रोल रिसोर्स है, बहुत सारी चीजें हैं रिसोर्स, हम गिन भी नहीं सकते। छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक एक रिसोर्स कहलाई जाती है। बट इतने सारे रिसोर्सेज को आप ग्रुप कैसे करोगे, उनको अलग अलग डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? जैसे कि
मैं टीचर हूँ क्लास में, ऑब्वियसली मैं टीचर हूँ, मैं ये बता नहीं रही, बट अगर मैं स्कूल की एक टीचर थी, टीचर हूँ मतलब सपोज करते हैं, और मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, और मैं क्या करती हूँ, मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं इन बच्चों को डिवाइड कर दूँ मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, मतलब कि डिवाइड करने का मतलब है कि उनकी खूबी के हिसाब से उनको बांट दूं अलग अलग कैटेगरीज में। मैं कैटेगरीज 4 कैटेगरीज बनाती हूँ, एक है सिंगिंग, एक है डांसिंग, एक है एकेडमिक्स और एक है स्पोर्ट्स। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि मेरी क्लास में मैंने 4 कैटेगरीज बनाई और मैंने सारे बच्चों को देखा और मैंने फिर देखा कि यार ये वाले बच्चे सारे स्पोर्ट्स में अच्छे, उनका नाम स्पोर्ट्स में लिख दिया, फिर जो पढ़ाई लिखाई में उनका एकेडमिक्स में लिख दिया, जो सिंगिंग में अच्छा, जो गाना अच्छा गाते हैं उनका सिंगिंग में, जो डांसिंग में अच्छा उनका डांसिंग में नाम लिख दिया। तो इस तरीके से मैंने कुछ क्राइटेरिया बनाया और उस क्राइटेरिया के तहत सारे स्टूडेंट्स ही थे बट उनको मैंने बांट दिया। सेम उसी तरीके से हम लोगों ने भी रिसोर्सेज को डिवाइड करा है, हमने उनके बीच में डिस्टिंग्विश करा है। जैसे कि यहाँ पर वो डिस्टिंग्विश हमें देखने को बहुत इजीली मिलता है। सबसे पहला डिवीजन है बच्चों, हमने ओरिजिन के बेसिस पे जो करा है। ओरिजिन का बेसिस मतलब होता है उत्पत्ति कैसे हो रही है, कैसे वो रिसोर्स आ रहा है। तो या तो वो लिविंग है रिसोर्स या वो नॉन लिविंग है, सिंपली। ठीक है, तो या तो वो बायोटिक है, बायोटिक का मतलब है वो लिविंग थिंग है, तो जितने भी जीवित रिसोर्सेज हैं वो बायोटिक में आ जाएंगे, और ए बायोटिक का मतलब है जितने भी नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं वो ए बायोटिक में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन ये हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबल होने का मतलब होता है जैसे मैं पूरा दिन काम करने के बाद घर जा रही हूँ कि आज तो मैं एग्जॉस्ट हो गई। एग्जॉस्ट होने का मतलब है कि मेरी एनर्जी खत्म हो गई, सिंपली इसका भी यही मतलब है कि कोई रिसोर्स खत्म होगा या नहीं होगा। तो अगर कोई रिसोर्स खत्म होगा दैट मीन्स इट इज नॉन रेन्यूएबल, मतलब कि वो फिर से एक बारी उसका एक लिमिटेड क्वांटिटी में वो अवेलेबल है, अगर वो खत्म हो गया तो खत्म हो गया, फिर से आप उसको यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जो कोल है, पेट्रोल है, बच्चों ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में काफी लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है। तो अगर एक बारी हमने पूरे के पूरे इनको इस्तेमाल कर लिया, पूरा यूज कर लिया, दैट मीन्स दे आर ओवर, दे आर फिनिश्ड, टाटा। ठीक है, बट वहीं पर कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो खत्म नहीं होते हैं, जो बार बार रेन्यू हो जाते हैं नेचुरल, केमिकल, फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू, जैसे कि वाटर, पानी जो है बच्चों, है ना। पानी एक ऐसी चीज है जो कि नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू रेन्यू होता रहता है, वाटर साइकिल के थ्रू रेन्यू होता रहता है। बचपन में पढ़ा था ना कि वाटर है, फिर वाटर जो है इवेपोरेट हो गया, फिर होगा हमारा कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन के थ्रू पानी नीचे आ जाएगा, फिर ग्राउंड वाटर बन जाएगा। तो इसी तरीके से ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल चलती रहती है, एंड वाटर जो है रेन्यू होता रहता है। तो ये हो गया रेन्यूएबल। तीसरी कैटेगरी हमने बनाई ओनरशिप के बेसिस पर कि ओन कौन कर रहा है। सबसे पहले यहां पर आए इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी कि जिसकी इंडिविजुअल के पास ओनरशिप है। जैसे कि मैं बात करूं कि मेरा चश्मा है, दिस इज एन इंडिविजुअल रिसोर्स, आई ओन इट। मेरा फोन है, ये एक इंडिविजुअल रिसोर्स है। मेरे पास गाड़ी है, वो मैं ओन करती हूँ, दैट इज माई इंडिविजुअल रिसोर्स। तो वो हो गए आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज जिसकी ओनरशिप एक इंडिविजुअल के पास है। फिर आते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब है कि समाज के पास ओनरशिप है। जैसे कि पार्क की बात कर लें, है ना, तो पार्क है, ब्यूरियल ग्राउंड, ये सारी चीजें जो है तो कम्युनिटी ओन करती है, इसलिए कम्युनिटी रिसोर्स। फिर आते हैं नेशनल रिसोर्स, यानी कि आपकी देश की बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज मौजूद हैं वो आपके नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, और जो आपकी देश की सरकार होती है उसके पास ओनरशिप होती है इन सभी रिसोर्सेज की। फिर आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स, है ना, तो वो ओशियानिक वाटर, बियॉन्ड दिस नॉटिकल माइल्स और वो सब वहां पर आ जाता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास इन रिसोर्सेज की ओनरशिप होती है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक देश को नहीं बिलोंग करते। लास्ट क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि वो रिसोर्स कितना डेवलप्ड है या नहीं है। सबसे पहले आते हैं बच्चों पोटेंशियल रिसोर्स। एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आज के टाइम पे इतना इस्तेमाल नहीं हो पा रही हैं। ऑल्दो टेक्नोलॉजी हमारे पास है बट हम उसे उतना यूज नहीं कर पा रहे, उतना इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली उन रिसोर्सेज में पोटेंशियल है। पीटीएम में जाते हो, टीचर बोलती है ना बच्चे में पोटेंशियल तो है पर नंबर नहीं ला पा रहा। सेम उसी तरीके से उन रिसोर्सेज में पोटेंशियल तो है बहुत अच्छे से इस्तेमाल किए जाने का, बट अभी फिलहाल एट द मोमेंट उन्हें हम उस हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। दूसरा आता है डेवलप्ड। ओके, डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं बच्चों जिनके पास मतलब जो हमें पता है कि कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है उन्हें यूज करने की, और हम उन्हें इफेक्टिवली यूज भी कर रहे हैं। जैसे कि पेट्रोल हो गया, ठीक है, तो हमें पता है कि पेट्रोल
कितना मौजूद है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम उसे यूज भी कर रहे हैं, तो वो डेवलप्ड हो गया। फिर आ गया स्टॉक। स्टॉक होता है एक तरीके से एक ऐसा रिसोर्स जो यूज तो कर सकते हो आप, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है उसको यूज करने की, ठीक है। जो आप यूज करना चाहते हो, यू वांट टू यूज दैट बट यू डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू यूज इट, टेक्नोलॉजी बनी नहीं है अभी। और तीसरा टाइप का, मतलब सॉरी, चौथा टाइप का यहाँ पर डेवलपमेंट के बेसिस पे, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे आ गया रिजर्व्स। रिजर्व्स होते हैं कोई चीज जो आपने फ्यूचर यूज के लिए रख दी है, जैसे कि वाटर जो डैम्स में हम लोग रखते हैं कि अभी नहीं यूज कर रहे, ऑब्वियसली इट इज अ रिसोर्स, बट हमने इसको भविष्य के लिए, फ्यूचर के यूज के लिए रख दिया है। ओके, सो ये जो सारी क्लासिफिकेशन है आपको बेसिक एक सरसरी तौर पे समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों अभी ना, पहले क्या होता था कि बिल्कुल ये डिटेल में आपकी बुक में गिवन थी, बट अभी वो सारी डिटेल हटा दी गई है और सिर्फ एक छोटी सी टेबल छोड़ दी गई है जिसमें यही बताया जाता है। तो ज्यादा यहाँ दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, इसको ज्यादा ऐसे सोचने की कि मैम ये क्या, इसमें क्या लिखेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी वो जो डिटेल है वो हट चुकी है। आपको बस समझाने के लिए मैंने समझा दिया है एक बारी कि इन बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासिफाई करा जाता है, कि कल को अगर कोई टर्म आ जाए, है ना, आपको लगे ये क्या आ गया, ये क्या हमने सुन लिया है, तो वहां पे सर झन्नाना नहीं चाहिए, पता होना चाहिए। ओके, तो बस बताने के लिए बता दिया है, टेंशन नहीं लेनी है, आएगा नहीं। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब बच्चों आ जाते हैं यहां पर, अभी तक हमने रिसोर्सेज की डेफिनेशन को पढ़ा है, अब मैं आपको बताऊंगी कि रिसोर्सेज जो है ना उनके साथ क्या गलत हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं बच्चों की रिसोर्सेज ऑब्वियसली कुछ रेन्यूएबल है, नॉन रेन्यूएबल है, बायोटेक है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे टाइप के रिसोर्सेज हैं। बट ये जो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, कहीं ना कहीं इनका डिप्लीशन हमें देखने को मिल रहा है। डिप्लीट होने का मतलब क्या होता है कि ये रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि क्यों हो रहा है ये डिप्लीशन। इस डिप्लीशन का एक बहुत मेजर रीजन है टू सैटिस्फाई द ग्रीड, टू सैटिस्फाई ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोगों के लालच को पूरा करने के लिए ये रिसोर्सेज कम होते चले जा रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं, लोग समझते हैं कि यार भगवान की देन है और भगवान ने तो जो दिया है छप्पड़ फाड़ के दिया है, जितना चाहे इस्तेमाल करो। तो चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो, चाहे वो पानी हो, चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोल हो, कुछ भी हो बच्चों, लोगों ने मतलब हद ही कर दी है रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने में। अपने लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को यूज करते हैं, और आप सभी को पता है कि लालच जो है वो कभी खत्म ही नहीं होता है। एक मिल रहा है तो दो मांगेंगे, दो मिल रहा है तो चार मांगेंगे, चार भी मिलेगा तो 5-6 मांगेंगे। तो वो लालच कभी खत्म नहीं होता, और उसी ग्रीड के चक्कर में रिसोर्सेज को ये डिप्लीट जो है लोग करते चले जा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्यूमुलेट होने का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। किसके पास इकट्ठा हो गया? जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है। तो हुआ क्या है कि सोसाइटी में ना दो टाइप के ग्रुप्स क्रिएट हो गए। एक वो लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, और एक वो लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी दो ग्रुप्स में बट गई है। एक है हैव्स जिनके पास है रिसोर्सेज, और एक है हैव नॉट्स जिनके पास रिसोर्स है ही नहीं, है ना, अमीर और गरीब एक तरीके से मान लो। उसी के साथ तीसरी चीज है कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। बिना सोचे समझे, बिना भेदभाव करे एक्सप्लॉयट यानी कि शोषण करना चालू कर दिया है रिसोर्सेज का। बहुत ही गंदे तरीके से रिसोर्सेज को यूज करे जा रहे हैं, बिना सोचे कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में इससे क्या संकट आ सकता है, मदर अर्थ पे, नेचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज का, नहीं सोच रहे। बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट कर दिया रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से बच्चों बहुत सारी, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस यहां पर आ गया। ठीक है, यानी कि ग्लोबल सेंस में एक इकोलॉजिकल क्राइसिस क्रिएट हो गया। हम यहां पे देखते हैं कि ओजोन लेयर जो है उसका डिप्लीशन हो रहा है। तो ओजोन लेयर यानी कि वो लेयर जो कि हमारे अर्थ को हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करके रखती है, उसमें छेद हो रहे हैं आपके पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, उसी के साथ हम देखते हैं वही ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति आ गई, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ
हम देखते हैं पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ही अलग अलग टाइप का, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, क्रिएट हो गई हैं, और किसने करी हैं? इट इज ऑल कूडोज, क्रेडिट टू द पीपल, ऑल द ह्यूमन बींग्स हैव एक्चुअली मेड दिस पॉसिबल, जिसकी वजह से हमारे समाज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट होते चले गए, कुछ ही लोगों के पास रहे और इतनी सारी ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो हमें कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही चले और ऐसे ही रिसोर्सेज का फायदा उठाते रहे, उनका नुकसान करते रहे, तो हमारा पूरा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, प्लैनेट का जो फ्यूचर है वो खतरे में है, हर किसी की जान खतरे में है। दैट इज वाई बच्चों, डेवलपमेंट करने के लिए एक बहुत सही तरीके से हमको चलना होगा। तो व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर? देखिए, इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स and countries continues, the future of our planet is in danger। अगर इसी तरीके से आप लोग रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करते रहे, इसी तरीके से उनका बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते रहे, तो हमारे पूरे प्लैनेट का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो खतरे में है। एंड दैट इज वाई देयर इज अ नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, इट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी न्यू, कोई नई चीज नहीं है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ, फिर मैं आपको डेफिनेशन पढ़वाती हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जहां पर आप पहली बात तो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते डेवलपमेंट करते टाइम, एंड दूसरी चीज है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है ना, जो अभी पीढ़ी है हमारी, ये भी डेवलपमेंट कर सके, लेकिन इस तरीके से डेवलपमेंट करनी है कि आगे आने वाली पीढ़ी यानी कि फ्यूचर जनरेशन की डेवलपमेंटल नीड्स को भी खतरा नहीं आना चाहिए। तो आप भी करो डेवलपमेंट और उनके लिए भी डेवलपमेंट के लिए स्कोप छोड़ दो यार, मतलब उनके लिए भी रिसोर्सेज छोड़ के जाओ और आप भी करो, ये वाली सिंपल सी बात है। तो यहाँ वही लिखा है कि इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, तो बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन या नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और इसी वजह से एजेंडा 21 को भी अपनाया गया इंटरनेशनल लेवल पे। व्हाट इज एजेंडा 21? क्वेश्चन बनता है, तो यहां पर लिख देते हैं ठीक है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों, ग्लोबली सभी को पता चला कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा तो आपको उसका प्रकोप दिखने लग जाएगा, आपको फील होने लग जाएगा, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आने लग जाएंगे, बैलेंस जो है इन्वायरमेंट का वो बिगड़ेगा, लोगों को तकलीफें परेशानियां होने लग जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि हर किसी को ये चीज रियलाइज हुई एंड सभी को लगा कि अगर इसी स्केल से हम लोग रिसोर्सेज को डिप्लीट करते रहे, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते रहे, तो कहीं ना कहीं सब मर ही जाएंगे एक टाइम के बाद। तो अभी से ही कुछ प्रिवेंशन ले लो, प्रिवेंटिव मेजर्स ले लो। तो हम लोग देखते हैं कि रियो डी जेनेरो जो कि ब्राजील में है, वहां पर एक अर्थ समिट, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जाती है 1992 में, और यहां पर जून 1992 में मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स, 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स मतलब अलग अलग देशों से, 100 से भी ज्यादा देशों से जो वहाँ के लीडर्स हैं वो मौजूद होते हैं इस मीटिंग के अंदर। वो रियो डी जेनेरो ब्राजील में मिले और यहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए लोग मिले थे। रियो कन्वेंशन में ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को प्रमोट करा गया, इंडोर्स करा गया, एंड एजेंडा 21 अडॉप्ट करा गया फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। तो बच्चों, इसी मीटिंग के अंदर ये सारे लीडर्स मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक तरीके से ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को प्रमोट करते हैं। ये लोग ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स का मतलब है कि फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन वगैरह की बात भी करते हैं, और साथ ही में ये लोग एजेंडा 21 को अडॉप्ट करते हैं। मतलब ये बोलते हैं कि सारे लोग अब अपनाएंगे एजेंडा 21 को। एजेंडा 21 क्यों अपनाया गया था? ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाई जा सके 21वीं सदी में। 21वीं सदी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए एजेंडा 21 लाया गया। डिक्लेरेशन वर्ल्ड लीडर्स ने साइन करी इन दिस कॉन्फ्रेंस कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। तो इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने साइन करा, अडॉप्ट कर लिया, और इसके बाद बच्चों ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना था इस एजेंडा के थ्रू। एंड साथ ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ ही में टू कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब होता है जीत हासिल करना। किस चीज पे? इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज। ग्लोबली ये सारी प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्ट करती हैं, बीमारियां जो फैल रही हैं, गरीबी जो है, जो प्रकृति खराब हो रही है, तो ग्लोबल लेवल पे इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। तो सारी कंट्रीज एक दूसरे का साथ दे, कोऑपरेट करें, क्योंकि ये सभी की कॉमन इंटरेस्ट है, म्यूचुअल नीड है, आपकी भी जरूरत है, मेरी भी जरूरत है, एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी की बराबर की जिम्मेदारी भी है इस चीज से
विजय हासिल करना और ये सारी प्रॉब्लम्स को हटाना। ठीक है, तो इस पे भी एग्री करा जाता है। एंड साथ ही में बोला जाता है कि एजेंडा 21 में हर लोकल गवर्नमेंट अपना खुद का एजेंडा 21 ड्रॉ करेगी। कि आप अगर इंडिया में हो, आप अपना एजेंडा 21 ड्रॉ करो, क्योंकि आपको पता है कि आपके देश में किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर आना है। तो लोकली सब अपना एजेंडा 21 का प्लान बनाइए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टुवर्ड्स हमें काम करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आनी है इन द 21st सेंचुरी। बिकॉज और ज्यादा इन्वायरमेंट को खराब करना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू दैट। ठीक है, तो इसलिए एजेंडा 21 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसको प्लीज एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे चल लेते हैं और एजेंडा 21 के बाद बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की। रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं बच्चों। अब ऑब्वियसली हर किसी को अपना लोकल एजेंडा 21 अपनाना है और रिसोर्स को प्लान करना है, प्लान्ड तरीके से यूज करना है। क्या मतलब है इसका? टू यूज resources in a planned manner। बहुत ही प्लानिंग से आपको इसे इस्तेमाल करना है, सारे के सारे रिसोर्सेज को। क्यों? वाई? बिकॉज हम लोग देखते हैं कि देयर इज एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या है ना बच्चों कि हमारे देश में, दुनिया भर में एक्चुअली, और हमारे देश में भी रिसोर्सेज जो है काफी अनइवन तरीके से बटे हुए हैं। जैसे राजस्थान के अंदर सोलर विंड एनर्जी का बहुत स्कोप है बट वहाँ पे पानी नहीं है, और वहीं पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर पानी बहुत है बट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उतनी नहीं है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारा झारखंड छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, बाकी रिसोर्सेज की कमी है। और जैसे लद्दाख का जो रीजन है वहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी हेरिटेज बहुत अच्छी है बट पानी की कमी है, मिनरल्स की कमी है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं, कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा है, कहीं पे कोई चीज़ कम है, कहीं पर भी बराबर तरीके से रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। और इसका ये मतलब नहीं कि अगर राजस्थान में पानी नहीं है तो उन्हें पानी नहीं चाहिए, ऑब्वियसली दे नीड वाटर। तो रिसोर्सेज को, जहां पर रिसोर्स मौजूद है उस रिसोर्स को बाकी जगहें भी पहुंचाने की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है। एंड इसको कैसे करते हैं हम लोग? फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले आप ढूंढोगे कि कहाँ पर कौन सा रिसोर्स है और कितनी क्वांटिटी में वो रिसोर्स मौजूद है। जैसे मुझे पता चला कि झारखंड में आयरन ओर है, अब आयरन ओर कितना है झारखंड में ये तो पता चला, जगह पता चली, ठीक है, कितना है वो पता लगाऊंगी, क्वांटिटी कितनी है वो भी पता लगाऊंगी, सर्वे मैपिंग कराऊंगी, क्वांटिटेटिव एस्टिमेट लगवाऊंगी। ये सारी चीज़ें मेरे को करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्सट्रैक्ट दैट रिसोर्स। अब मेरे को पता चल गया कि भाई यहाँ पे आयरन ओर है, अब आयरन ओर को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगी, ठीक है, तो मेरे को इसके लिए टेक्नोलॉजी लगेगी। उस आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेरे को स्किल्ड लोगों को बुलाना पड़ेगा जो काम करेंगे, और साथ ही में इंस्टीट्यूशंस भी बनाने पड़ेंगे। जैसे आयरन ओर को जहाँ पे प्रोसेस करा जाएगा, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेंगी, तो इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। फिर मैंने जब रिसोर्स को बिल्कुल ऐसे चमका दिया है, ठीक है, मेरे को मिल गया है वो रिसोर्स, अब लास्ट स्टेप आता है रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करना। अब इस आयरन ओर की सिर्फ झारखंड में ज़रूरत नहीं है ना, जहाँ जहाँ इस आयरन ओर की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पर मैं आयरन को पहुँचाऊँगी, ठीक है। तो उस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को मैं नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करूँगी, जहाँ जहाँ पर उसकी नीड है वहाँ वहाँ पर मैं उसको पहुँचा दूँगी। ऑलराइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। अब बात यह आती है कि जब कॉलोनाइजेशन हुआ था, जब हमारे इतने महान यूरोपियंस जो हैं दुनिया भर में कब्जा मचा रहे थे, फैला रहे थे, तो हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन ऑफ दीज फॉरेन इन्वेडर्स। ये जितने भी लोग इंडिया या फिर अफ्रीका कहीं पर भी गए, ये लोग क्यों जाते थे? लालच में जाते थे कि हमें यहाँ पे रिसोर्स मिलेंगे। जैसे इंडिया में इनको पता था कि स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, और यहाँ पे कपड़ा जो है कॉटन का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है, और जो जो अच्छा है यहाँ पे चलो सब कुछ हम लेकर चल पड़ते हैं, ठीक है। तो इन्होंने हमारे रिसोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा बच्चों। ऐसी हर जगह जहाँ पर भी इन्होंने कॉलोनाइज करा वहाँ पर इन्होंने एक्सप्लॉइटेशन करी, बिकॉज ये जो कंट्रीज थी टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर थी, इनके पास तकनीक बहुत अच्छी थी, और हम बेचारी गरीब कंट्रीज, हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी बट हम रिसोर्स रिच थे। तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद लेके हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा और ये चले गए। फिर
हायर लेवल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का इन कॉलोनाइजिंग कंट्रीज का था, एंड दैट इज वाई इन्होंने दूसरे रीजन्स के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा, ऑब्वियसली दे डिड दैट, ठीक है। इसी के साथ गांधी जी बोलते हैं कि हर किसी की नीड के लिए तो है हमारे पास रिसोर्सेज, बट किसी एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास कोई भी रिसोर्स नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ी सिंपल शब्दों में गांधी जी यहाँ पे बता देते हैं कि यार देखो, लालच किसी का भी पूरा नहीं हो सकता, जरूरतें सबकी पूरी हो सकती हैं लेकिन लालच कभी भी नहीं। उसी के साथ गांधी जी ऑल्सो सेड that the greedy and selfish individuals and the exploitative nature of modern technology is the root cause for resource depletion at the global level. तो गांधी जी ना यहाँ पर बोलते हैं कि देखो, ग्लोबल लेवल पे जो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, मास प्रोडक्शन करी जा रही है, फैक्ट्रियां बना दी हैं, एक ही चीज हजारों में लाखों की क्वांटिटी में आप बना रहे हो, उसके लिए रिसोर्सेज भी उतने ही लग रहे हैं। तो ये ना लोग हैं जो पैसा कमाने के चक्कर में सेल्फिश इंडिविजुअल्स, ग्रीडी इंडिविजुअल्स हैं, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती जा रही है। तो वो मास प्रोडक्शन के बिल्कुल खिलाफ थे एंड वो उसे रिप्लेस करना चाहते थे विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। यानी कि वो कहते थे कि लोग जो हैं छोटे लेवल पे प्रोडक्शन करें, उससे कभी भी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करा जाता है, वो सब करो बट मास प्रोडक्शन को रोक दो, ठीक है। मास प्रोडक्शन की वजह से रिसोर्सेज का एक तरीके से खंडन हो रहा है, वो खराब हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट उन्हें करा जा रहा है। ऑलराइट, अब बच्चों हम लोग लैंड रिसोर्स पे आ गए हैं, लेकिन उससे पहले यहां तक हमने जो जो कहानी पढ़ी है मैं आपको रिवाइज करवाए बिना आगे कैसे ही बढ़ सकती हूं। तो हमने ना यहां तक बात करी, सबसे पहले हमने रिसोर्सेज की डेफिनेशन जानी, ठीक है। तो मैं यहां तक सारा समराइज करी हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इसके बाद हम लोगों को लैंड और सॉइल रिसोर्स को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि यहां तक चैप्टर ने बोला क्या था, बात क्या करी थी। तो रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां पर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी रिसोर्सेज की, है ना। तो रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स हर वो चीज होती है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होती है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है। बट नहीं, यहाँ तक की डेफिनेशन काफ़ी नहीं है, उस चीज़ को टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना पड़ेगा, इकोनॉमिकली फीजिबल होना पड़ेगा और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज़ हमारी रिसोर्स बनेगी। तो सबसे पहले हमने जो है रिसोर्स की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि रिसोर्सेज पे, है ना, क्या देखा फिर हमने, रिसोर्सेज के लिए एक नीड फॉर कंजर्वेशन। फिर हमने बच्चों ये पढ़ा था कि रिसोर्सेज जो है उन पे बहुत खतरा मंडरा रहा है। ऑब्वियसली डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्स चाहिए, बट कहीं ना कहीं उनका डिप्लीशन हो रहा है। लोगों के लालच को पूरा करने के लिए कुछ ही लोग उसको एक्यूमुलेट करके बैठे हैं और ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, पूरा एनवायरमेंट खराब हो रहा है। तो कंजर्वेशन की जरूरत है। अब कंजर्वेशन की जरूरत तो है ही, और साथ ही में यहाँ पर हमने क्या देखा, कंजर्वेशन की जरूरत है और साथ ही में यहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन करेंगे कैसे। अब कंजर्वेशन करनी है तो कंजर्वेशन करने के लिए हमने एडवोकेट करा द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और हमने यहाँ पर बात करी एजेंडा 21 की, जिसको अडॉप्ट करा गया था एट द रियो डी जेनेरो अर्थ समिट। एंड हमने पूरी बात करी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी, तो कंजर्व कैसे करना है वो भी बात कर ली। इसके बाद क्योंकि रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की है, जिसके लिए ज़रूरत है हमारे, किस चीज़ की ज़रूरत है, ओके एक सेकेंड, रिसोर्स प्लानिंग की, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग की बात करी कि क्योंकि एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, जिसके लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है, एक प्लान तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले आइडेंटिफाई करो, फिर टेक्नोलॉजिकल सेटअप वगैरह, स्किल्ड वगैरह लोगों को लेकर आओ, एक्सट्रैक्ट करो और फिर जो है बाकी जगहों तक उसको पहुंचाओ। तो हमने अभी तक बच्चों ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आई होप आपको ये बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ये पता नहीं लाइनें दिख भी रही हैं कि नहीं, मैंने ये लाइनें तो ब्लैक ही कलर से बना दी, इनके ऊपर ही एक और लाइन मार देती हूँ। तो आप लोग प्लीज एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए और फिर हम लोग लैंड रिसोर्सेज पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब प्यारा लग रहा है ना, अब बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अभी तक हमने ये सारी चीजें कवर करी। अब वील मूव ऑन टुवर्ड्स सम स्पेसिफिक रिसोर्स। हमें ना इस चैप्टर के अंदर एक बहुत ही स्पेसिफिक रिसोर्स की बात करनी है। सबसे पहले लैंड की, जमीन की, और फिर हमें मिट्टी की बात करनी है, सॉइल की बात करनी है।
So first let's move on towards our land as a resource which is a very very important resource. बच्चों मैं अभी खड़ी हूँ, आप लोग अपने बिस्तर पे बैठ के जहां पर भी वीडियो देख रहे हैं, क्या हमें सपोर्ट प्रोवाइड करिए? जमीन, है ना, ये जमीन हमें सपोर्ट प्रोवाइड करिए। अगर जमीन नहीं होती तो हम क्या करते, हम हवा में कैसे उड़ते या तालाब में कैसे तैरते? तो ऑब्वियसली हमें जमीन चाहिए चाहिए, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, काम करने के लिए चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए चाहिए, हर चीज के लिए हमें जमीन चाहिए। प्लेन को भी रनवे चाहिए यार, वो ऐसे ही नहीं उड़ जाता है ना, तो उसके लिए भी जमीन चाहिए। तो यहाँ पर वही वाली इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी जो लैंड है, we live on land, perform our economic activities of land, use it in different ways. रहते भी हैं, एक्टिविटीज भी परफॉर्म करते हैं, अलग अलग तरीके से जमीन का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ utmost इम्पोर्टेंस। जमीन हमने नहीं बनाई, भगवान ने हमें दी है और हमें जो है इसकी इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, हमेशा वैल्यूएबल इसको समझना है, बिकॉज इट इज़ ऑफ utmost इम्पोर्टेंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, wildlife, human life, economic activities, transportation, communication. However, it is an asset of finite magnitude. तो हमारे जानवर भी यही रह रहे हैं, इंसानों को भी सपोर्ट यही प्रोवाइड करिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हर एक चीज को सपोर्ट यही प्रोवाइड करिए। बट दिक्कत ये है कि इट इज ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। फाइनाइट मैग्नीट्यूड का मतलब है बच्चों कि हमारा जो लैंड है दैट इज लिमिटेड। लैंड जो है लिमिटेड है, आप जमीन को इंक्रीज थोड़ी ना कर सकते हो, ठीक है। तो जितनी जमीन दी गई है उतनी जमीन में आपको सारे के सारे अपने काम परफॉर्म करने पड़ेंगे। बिल्डिंग भी बनानी वहीं पड़ेगी, जंगल भी वहीं होगा, खेत भी वहीं पे उतनी जगह में करना होगा कुछ ना कुछ करके, और काम धंधा भी वहीं करना होगा, स्कूल भी वहीं बनाने होंगे, ऑफिस भी वहीं बनाने होंगे। सो इट इज द ओनली, इट इज ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, जितना है उतना ही है, ठीक है। लेकिन उसी में ही आपको सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। अब बात ये देखते हैं कि लैंड को यूज किस तरीके से करा जाता है। तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द नेट सोन एरिया। मैम ये पूरे उसमें नेट सोन एरिया पे क्यों पहुंच गए? क्योंकि बच्चों नेट सोन एरिया वो एरिया है जहां पर कल्टीवेशन करा जाता है, ठीक है। इसी के साथ मैं बता देती हूँ, यहाँ पर मैं पहले एक डाउट क्लियर कर देती हूँ, फिर मैं आपको बाकी समझाऊंगी। देखो जैसे एक जमीन है, ठीक है, यहाँ पर खेती हो रही है, एक साल में एक बारी, मतलब हमें पता है कि इस जमीन पे खेती होती है, तो हम उसे ना सिर्फ एक बारी इंक्लूड कर दे हैं इन द नेट सोन एरिया, ओके। अब अगर इसी जमीन पे साल में 3 अलग अलग क्रॉप्स की खेती हो रही है, 3 बारी खेती हो रही है, तो वो 3 बार कैलकुलेट करा जाएगा इन द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। किसमें? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ये ना इसकी एक डेफिनेशन होती है, area sown more than once in an agricultural year plus the net sown area is the gross cropped area। मतलब कि अगर एक खेत है, वहां पर खेती हो रही है, तो उसको बस एक बारी नेट सोन एरिया में कैलकुलेट करा जाएगा। बट अगर खेती वहां साल में जितनी बारी हो रही है उतनी बारी उसको ग्रॉस क्रॉप्ड में कैलकुलेट करा जाएगा, ठीक है। कि अगर 3 बारी हो रही है तो 3 बारी, अगर 2 बारी हो रही है तो 2 बारी, तो नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो ग्रॉस क्रॉप्ड में आएंगे। बट अगर खेती हो रही है वो बस एक बारी नेट सोन में कैलकुलेट करा जाएगा, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे एक फील्ड है ना, इस फील्ड पे मैं कह रही हूँ यहाँ पे खेती होती है तो इट विल बी कैलकुलेटेड इन द नेट सोन। बट हाउ मेनी टाइम्स खेती होती है? अगर एक ही बारी होती है तो ग्रॉस क्रॉप में भी एक ही बार, अगर 2 बारी होती है तो ग्रॉस क्रॉप में 2 बार, अगर 3 बारी साल में अलग अलग टाइम पे खेती हो रही है तो 3 बारी इसको ग्रॉस क्रॉप में कैलकुलेट करा जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ आएगा, लेकिन खेती हो रही है तो यहाँ पे बस एक ही बार आएगा नेट सोन। अब खेती जहां हो रही है वो तो नेट सोन एरिया है, तो बाकी जो एरिया है वहां पर क्या हो रहा है? तो ऑब्वियसली बच्चों जमीन का कुछ हिस्सा है जहां पे परमानेंट आपके जंगल है, उसके बाद जमीन का कुछ हिस्सा है विच इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, यानी कि जो खेती के लिए अवेलेबल ही नहीं है। क्यों मैम? इसका व्हाट्सएप स्टेटस है अनअवेलेबल, है ना, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये खेती के लिए इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि इस एरिया के अंदर या तो ये बंजर जमीन है, बैरन या वेस्टलैंड है, या फिर दिस इज द लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस मतलब या तो यहाँ फिर सड़क बनी है, या फिर यहाँ फ्लाईओवर बना है, या फिर यहाँ कोई मार्केट कह रही हूँ, कोई घर बना है, या फिर कोई इंडस्ट्री बनी है।
तो किसी ना किसी रीजन के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है, दैट इज वाई वहां पे खेती नहीं हो रही। फिर आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि और भी ऐसी जमीन जहां खेती नहीं हो रही, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, तो इसमें फैलो लैंड शामिल नहीं है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में सबसे पहले आएगा परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। बच्चों ये वो जमीन का हिस्सा है जिसको परमानेंटली सिर्फ ग्रेजिंग लैंड बना दिया है, यानी कि जहां पर भेड़ बकरियों को चारा चरवाने जाया जाता है कि भेड़ बकरी हमारी यहाँ पे जाके चारा ही चरेगी, उनके खाने की जगह यहाँ और कुछ नहीं होगा। दूसरा है यहाँ पे लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव। मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स हो जाते हैं, जैसे आप सड़क वड़क पे चलते हो तो आपको दिखता है कि छोटे छोटे किसी किसी एरिया में ना ऐसी रैंडमली कुछ पेड़ वेड़ उगे होते हैं, पेड़ और बुशेस उगी हैं। अब वो ना जंगल ही था बट उसको ढंग से काटा नहीं, तो वो छोटे छोटे हिस्सों में रह गया, तो वो मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव के तहत भी कुछ जमीन आती है। फिर लास्ट यहाँ पे आता है कल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी कि वो जमीन जिसको 5 या 5 से ज्यादा एग्रीकल्चरल ईयर्स के लिए खाली छोड़ दिया गया है, 5 या मोर देन 5। फिर आता है फैलो लैंड। फैलो लैंड है जो अभी खाली है, तो करंट फैलो उसमें है, करंट फैलो है 1 या 1 से कम साल तक जिसको खाली छोड़ा गया है, 1 और लेस देन 1 ईयर। वहीं पे अदर देन करंट फैलो आता है। अदर देन करंट फैलो का मतलब है जिसको 1 से 5 साल, तो 1 या 1 से कम, 1 से 5 साल तक जिसको खाली छोड़ा जा रहा है वो अदर देन करंट फैलो। कल्चरेबल वेस्टलैंड है 5 या 5 से ज्यादा साल तक जिसको खाली छोड़ा जा रहा है। आई होप ये बात बिल्कुल ही क्लियर है। अब ये सारा वो एरिया है जहां पे खेती नहीं हो रही और नेट सोन एरिया है जहां खेती हो रही है, ठीक है। तो इस अलग अलग तरीके से लैंड को हम लोग यूज करते हैं। अब बात ये आती है कि हमारे देश के अंदर अगर देखा जाए फॉरेस्ट कवर हमारा प्रिस्क्राइब्ड 33% से कम है, ठीक है बच्चों। हमारा जो फॉरेस्ट कवर है अभी इट इज ओनली 23.81%। टोटल हमारे इंडिया के पास जो जमीन है 100%, उसमें से 23.8% जो जमीन है वहां पर जंगल है। ऑल्दो होने चाहिए 33%। क्यों 33% होने चाहिए? क्योंकि देखो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1952 में आई थी, इस फॉरेस्ट पॉलिसी ने बताया था कि आपके देश के अंदर 33% एरिया फॉरेस्ट को डिवोटेड होना चाहिए, क्योंकि उतना एरिया अगर फॉरेस्ट के तहत होगा तभी इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होगा, ठीक है। एनवायरमेंट में उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मिनिमम 30% एरिया फॉरेस्ट के तहत होना ही चाहिए। बट हमारे देश में उतना एरिया नहीं है फॉरेस्ट के तहत, उससे कम है। इट इज फार लोअर दैन द डिजायर्ड 33% जिसको फॉरेस्ट पॉलिसी में बोला गया था। टोटल नेट सोन एरिया जहां खेती हो रही है दैट इज 46.24%, और ये भी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। मतलब किसी स्टेट में ज्यादा खेती हो रही है, किसी स्टेट में कम खेती हो रही है, तो ऑब्वियसली जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी वगैरह है, यहाँ पर नेट सोन एरिया कहीं कहीं 80% से भी ज्यादा है उस स्टेट में। लेकिन कहीं कहीं पे जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर है, अंडमान निकोबार है, यहाँ पर 10% से भी कम लैंड नेट सोन एरिया है। मतलब कि इतने कम एरिया में खेती हो रही है इन सभी स्टेट्स में। 3.38% जो टोटल लैंड एरिया है उसको ग्रेजिंग के लिए यूज करा जाता है, मतलब वही जो पैस्चर लैंड है चारा चरवाने के लिए, और जो बाकी जमीन बची वो फैलो या वेस्ट लैंड है, यानी कि वो बंजर जमीन है। उसी के साथ लैंड अंडर फॉरेस्ट क्यों नहीं बढ़ा? आपने पेड़ वेड़ और क्यों? मैम ठीक है, हमने देख लिया कि फॉरेस्ट के तहत इतना एरिया होना चाहिए, तो फिर इंक्रीज करो उसको, जंगल और बढ़ाओ, है ना, और पेड़ वेड़ लगाओ। तो क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो भाई इतना इजी नहीं होता है ना। अब बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, लोगों के रहने के लिए पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों की जो नीड्स है वो बढ़ती जा रही है, खाना पानी हर चीज़ की, तो एग्रीकल्चरल लैंड्स को एक्सपैंड करा जा रहा है, डैम्स बनाए जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, और बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों के कंस्ट्रक्शन की वजह से हम लोग देखते हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो इंक्रीज ज़्यादा नहीं हो पा रहा। ओके, उसी के साथ अ पार्ट ऑफ द लैंड इज ऑल्सो टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। तो कुछ जमीन बंजर भी है, कुछ नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए भी इस्तेमाल करी जा रही है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि द कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation। तो आपने बहुत लंबे समय तक इस जमीन को यूज करा, जमीन को यूटिलाइज करा बिना अप्रोप्रिएट मेजर लिए, यानी कि बिना आपने सही मेजर नहीं लिए, ना आपने उसको कंजर्व करा, ना आपने उसको मैनेज करा, ना उसका ख्याल रखा, जिसकी वजह से वो ज़मीन जो है डिग्रेड होती जा रही है, वो ज़मीन जो है ख़राब होती जा रही है। और बच्चों दिक्कत क्या है कि ये जो ज़मीन ख़राब हो रही है, पहली बात तो इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। दूसरी चीज़ है हमारे पास लिमिटेड ज़मीन है, इंडिया का जो बॉर्डर है वहीं तक ज़मीन है ना हमारे पास, कोई बढ़ती तो नहीं जा रही। हम लोग ऐसा तो नहीं चाइना में घुस गए, वहाँ घुस गए, पाकिस्तान की ज़मीन हमने ले ली, ऐसा तो नहीं है। तो जितनी हमारी बाउंड्री है वहीं तक हमारे पास ज़मीन मौजूद है, और उसी ज़मीन में हमें जो है एग्रीकल्चर भी करना है, पेड़ भी उगाने हैं, फॉरेस्ट एरिया भी चाहिए,
घर भी बनाने हैं, इंडस्ट्री भी चाहिए, रेलवेज भी चाहिए, एयरपोर्ट्स भी चाहिए, रोड्स भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, तो आप उसे कैसे मैनेज करोगे? बात यह है, आपने उसे ढंग से मैनेज नहीं करा, जिसकी वजह से वो लैंड भी आपने डिग्रेड कर दिया ओवर द इयर्स। लैंड डिग्रेडेशन के मेन रीजंस क्या हैं? तो लैंड डिग्रेडेशन का सबसे पहला और मेजर रीजन आ जाता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को काटना। जब आप पेड़ों को काटते हो बच्चों, पेड़ों को तो आप काट ही रहे हो, चलो उनकी तो जान आप ले ही रहे हो, उसी के साथ पेड़ जो है ना अपनी जड़ से मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं। अब जब पेड़ कटते हैं, उनकी जड़ें भी ऑब्वियसली अब क्या ही करेंगी, तो मिट्टी लूज हो जाती है और मिट्टी फिर हटने लगेगी और जमीन उससे भी डिग्रेड होती है। दूसरी चीज है माइनिंग। माइनिंग करते टाइम यानी कि आप जब एक्सट्रैक्ट कर रहे हो मिनरल्स को, तो आप बड़े बड़े गड्ढे कर देते हो एक्सट्रैक्शन के लिए और फिर उन गड्ढों को छोड़ देते हो, जिससे कि डीप स्कार्स जो हैं, गड्ढे ऐसे छूट जाते हैं, डीप स्कार्स जो हैं वो जमीन पे हो जाते हैं। तीसरी चीज है कोरिंग। कोरिंग होता है कि जब आप जमीन के ऊपर वाले हिस्से से ही मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे जेसीबी वगैरह से कर रहे हो, उससे भी आप क्या है, एक तरीके से लैंड को डिग्रेड कर रहे हो। ओवर ग्रेजिंग हो रही है, भेड़ बकरियां जरूरत से ज्यादा चारा चल ले रही हैं बिना किसी मेजरमेंट के, उससे भी वो एक तरीके से बिल्कुल खींच रही हैं घास फूस को, तो उससे भी जमीन खींच रही है, खराब हो रही है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, आपका जो इंडस्ट्री से पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जो कि एयर को, वाटर को, सॉइल को, ठीक है, हर चीज को पोल्यूट कर रहे हैं, उससे भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। एंड ओवर इरिगेशन, तो पंजाब, हरियाणा, इन सभी जगहों पे जो एग्रीकल्चरल प्रॉस्परस रीजन है, यहाँ पर क्या किया जाता है कि जरूरत से ज्यादा पानी खेतों में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी जमने लगता है, सॉइल जो है वो एल्कलाइन हो जाता है, सलाइन हो जाता है, और कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग से खराब हो जाती है जमीन, मिट्टी, हर चीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल है हमारे लैंड को डिग्रेड करने के लिए। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रीजंस होते हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी रीजन्स में माइनिंग एक रिस्पॉन्सिबल होता है रीजन, और पंजाब हरियाणा में ओवर इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे ओवर ग्रेजिंग, जैसे राजस्थान वगैरह में ओवर ग्रेजिंग की वजह से हो रही है लैंड डिग्रेडेशन। तो इस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अब अगर डिग्रेड हो रहा है तो डेफिनेटली हमें एक बहुत बड़ी नीड है कि हम इसे कंजर्व करें, हम इसे बचाएं। तो हम इसे कैसे बचाएंगे? बिल्कुल इसका उल्टा करके, कि अगर डिफॉरेस्टेशन से लैंड डिग्रेड हो रहा है तो हम लोग एफॉरेस्टेशन करेंगे, राइट। हम लोग पेड़ उगाएंगे ताकि हमारी जमीन को हम बचा सकें। दूसरी चीज है, हम शेल्टर बेल्ट्स उगाएंगे, ट्रीज के, थॉर्नी बुशेस उगाएंगे, दिस कैन स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स एंड चेक लैंड डिग्रेडेशन। तो शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। जैसे कि ये एक जमीन है, आपने जमीन के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और बुशेस और पेड़ वगैरह उगा दिए, पूरी बाउंड्री पर उगा दिए, ताकि हवा के बहाव से आपकी जो मिट्टी है वो उड़ के ना जाए इधर उधर। तो जैसे सबसे ज़्यादा ये सैंडी जो एरिया होता है, जो रेतीला हिस्सा है राजस्थान वगैरह की साइड पे, वहाँ पर करा जाता है ताकि सैंड ड्यून्स इधर उधर उड़ के ना जाए। ठीक है, तो थॉर्नी बुशेस, ट्रीज को प्लांट करना, ये सारी चीज़ें कर देना जिससे कि आपका जो स्टेबलाइज हो सके सॉइल वगैरह, तो वो सब करा जाता है। साथ ही में माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा था, तो उस पर कंट्रोल करो। उसी के साथ साथ देखो, कंट्रोल ओवर माइनिंग तो है ही, कंट्रोल ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन पे कंट्रोल करो, ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल करो, क्योंकि इन रीजंस की वजह से आपको इन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। माइनिंग को कंट्रोल करो, ओवर इरिगेशन को, ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करो। साथ ही में इंडस्ट्रीज जो है वो क्योंकि इतना वेस्ट जनरेट कर रही हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है, तो अब उनके वेस्ट पर भी कंट्रोल रखना है। डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सबर्बन एरियाज। तो आपका जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन आ रहा है, वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो सारा वेस्ट पहले ट्रीट करो, उसमें से पोल्यूटेंट्स हटाओ, उसके बाद उसको जनरेट करो। इससे आपका जो डिग्रेडेशन है वो रुक सकता है। ठीक है, तो ये सारे मेजर्स आपको लेने हैं लैंड को कंजर्व करने के लिए। हमें डिग्रेड नहीं होने देना है, और जो डिग्रेडेशन है उसका बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर करना है। डिग्रेडेशन का बिल्कुल ऑपोजिट करना है उसको कंजर्व करने के लिए। ऑलराइट, अब जो है बच्चों लैंड का जो टॉपिक है ये होता है यहीं पर समाप्त। और लास्ट जो हमारा रिसोर्स है उसको पढ़ने हम लोग जा रहे हैं, विच इज सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल यानी कि मिट्टी। अब यहाँ पर ना सबसे पहले बच्चों को यही कंफ्यूजन हो जाती है कि मैम जमीन और मिट्टी तो एक ही चीज है, बट नहीं, जमीन ये है और इसके ऊपर की जो लेयर है वो है मिट्टी। ठीक है, इट इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इट। जैसे यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि जैसे यार देखो, थोड़ा सा पीछे चलते हैं यहाँ पर। हाँ, जैसे देखो हमारा लैंड है ये ना डिवाइडेड है, कुछ जमीन है जहाँ पर प्लेन एरिया है, कुछ जमीन है जहाँ पर पहाड़ है, कुछ जमीन है जहाँ पर ऐसे प्लेट्यू लाइक स्ट्रक्चर है।
अब ये तो सारी जमीन है ना, सारी जमीन है, बट किसी जमीन के हिस्से पे हो सकता है यहाँ पे काली कलर की मिट्टी हो, किसी जमीन पे कुछ अलग तरह का सॉइल है, माउंटेन सॉइल है, किसी जमीन पे यहाँ पे लाल रंग की मिट्टी है। तो इस तरीके से उसी का पार्ट या सब पार्ट जमीन का है आपकी मिट्टी, सॉइल, अपर लेयर। ओके, तो ये अच्छा एक और चीज यहाँ पर देखी होगी आपने कि प्लेन्स जो है वो 43% लैंड एरिया है, माउंटेन्स 30% लैंड एरिया में मौजूद है, 27% जो लैंड एरिया है वो है प्लेटू रीजन। ओके, अभी मिट्टी की बात कर रहे थे हम लोग, तो मिट्टी जो है बच्चों, मिट्टी जो है बनती रहती है, बिगड़ती रहती है नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू, और मिट्टी को बनने में बहुत टाइम लग जाता है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। हर टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिट्टी सपोर्ट करती है, आपके पौधे, क्रॉप्स, हर चीज़ मिट्टी में उग रहे हैं, प्लांट ग्रोथ का मीडियम है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने रह रहे हैं इसी मिट्टी के ऊपर रह रहे हैं, तो उनको भी सपोर्ट कर रही है ये मिट्टी। मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं छोटे से सेंटीमीटर अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर सॉइल को बनने में, बहुत ही थोड़ा सा सॉइल बनता है इन मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि अगर हट गया सॉइल कवर तो खराब हो जाएगी ना पूरी कहानी। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, नेचर की बहुत सी हरकतें, जैसे कि बच्चों टेम्परेचर में जब तापमान में चेंज आता है, पानी जब बहकर जाता है, हवा जब बहकर जाती है, ग्लेशियर जब उतरता है पहाड़ वहाड़ से, तो इन सभी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हमारा सॉइल जो है हम बोल सकते हैं कि उसमें बदलाव आता है, उसकी फॉर्मेशन के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये सारी चीज़ें। एक्टिविटीज़ ऑफ डीकम्पोजर्स, ठीक है, तो डीकम्पोजर्स की एक्टिविटीज़ जो हैं ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं टूवर्ड्स आवर सॉइल फॉर्मेशन। तो आपको पता ही है जैसे इंसान मरते हैं, जानवर मरते हैं, पेड़ पौधे मरते हैं, उसी पे डीकम्पोजर्स एक्ट करते हैं और फिर सॉइल बन जाता है उसी से ही। तो यही वाली चीज़ है कि इन सब चीज़ों की वजह से टेम्परेचर में चेंज आना, हवा कभी कभी इधर का सॉइल उधर बहा के ले जाती है, पानी भी वही सेम चीज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में बहुत अहम रोल अपना प्ले करती हैं। अलॉन्ग विद दैट, जैसे आप लोग देख रहे हो ये सॉइल का पूरा लेयर है। अब आपको सबसे ऊपर टॉप सॉइल दिखता है, इसके नीचे वेदर्ड रॉक, सैंड, सिल्ट, क्ले ये सब भी मौजूद है, फिर नीचे वेदर्ड पेरेंट रॉक है और सबसे नीचे अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक है, पत्थर ही पत्थर है ना, तो वो सबसे नीचे है रॉक वाली चीज़, बेड रॉक। बेड रॉक के ऊपर सबस्ट्रैटम वेदर्ड, ये थोड़ा सा वेदर्ड यानी कि कंकड़ वंकड़ में मौजूद होगा, फिर हमारा सबसे ऊपर आ जाता है टॉप सॉइल। ओके, पेरेंट या बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है सॉइल फॉर्मेशन में। तो आपका पेरेंट रॉक कैसा है ये भी डिटर्मिन करेगा कि ऊपर कौन सी मिट्टी आती है। क्लाइमेट, किसी भी जगह की जलवायु जो है कि कहीं पे ज़्यादा ठंड है या गर्मी है वो भी डिटर्मिन करेगा। वेजिटेशन, वहाँ किस तरीके के पेड़ पौधे उगते हैं, वहाँ पे कैसे जानवर रह रहे हैं, क्या रह रहा है, समय क्या है, इन सब चीज़ों का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है कि कौन सा सॉइल वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा या कौन सा सॉइल वहाँ फॉर्म होगा। सॉइल के अंदर ह्यूमस यानी कि ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है जो सॉइल को और फर्टाइल बनाता है, साथ ही में इनऑर्गेनिक मटेरियल भी मौजूद होता है। तो ये तो सॉइल है बच्चों। अब सॉइल जो है हर जगह सेम टाइप का नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये ज़मीन है, यहाँ पे कोई अलग सॉइल हो सकता है, यहाँ पे कोई अलग सॉइल हो सकता है, यहाँ पे कोई अलग सॉइल हो सकता है। ये जो सॉइल है हम इन्हें डिस्टिंग्विश करेंगे और यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि आपके पास कितने सॉइल टाइप मौजूद हैं। देयर आर 6 सॉइल टाइप्स। ठीक है, कितने सॉइल टाइप होते हैं? 6 सॉइल टाइप्स या 6 टाइप्स ऑफ सॉइल जो मौजूद होता है। सबसे पहले है हमारा एलुवियल सॉइल, फिर है हमारा ब्लैक सॉइल, फिर है हमारा रेड एंड येलो सॉइल, फिर है हमारा लैटेराइट सॉइल, फिर लैटेराइट के बाद आता है हमारा एरिड सॉइल और फिर आता है हमारा लास्ट यानी कि फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। तो ये आपके 6 अलग अलग टाइप के सॉइल टाइप्स मौजूद हैं और एक एक सॉइल टाइप को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए बच्चों, अब सबसे पहले अपने फर्स्ट सॉइल टाइप पर आ जाते हैं। अपना सबसे पहला सॉइल टाइप है एलुवियल सॉइल। अब मैं आपको एलुवियल सॉइल के बारे में कुछ बताती हूँ। एलुवियल सॉइल जो है ना बच्चों, ये हमारा ऐसा सॉइल है जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है और सबसे ज़्यादा इंडिया में मौजूद भी है। सो मोस्ट वाइडली फाउंड सॉइल भी है और मोस्ट फर्टाइल भी है। ठीक है, इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वाइडली फाउंड
बहुत ज़्यादा एरिया में है एंड मोस्ट फर्टाइल भी ये सॉइल होता है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल भी मिट्टी हमारी है। मतलब कि बहुत सारे क्रॉप्स आप इसमें उगा सकते हो, अच्छी खासी फर्टिलिटी इसमें है, बहुत बढ़िया तरीके से क्रॉप्स उग जाएंगे। अब बात आती है कि ये सॉइल फॉर्म कैसे हुआ। तो ये सॉइल फॉर्म होता है हमारे 3 हिमालयन रिवर सिस्टम्स के थ्रू। हमारे 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स कौन से हैं? एक है इंडस, एक है गंगा, एक है ब्रह्मपुत्र। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैम नदियां तो बह रही हैं, नदियां हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, हर जगह और भी छोटी छोटी नदियां भी बह रही हैं, इससे मिट्टी कैसे बन गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, और इसका आंसर भी हम लोग देंगे। तो देखिए बच्चों, जब नदियां आती हैं, नदियां बहुत सारे रास्ते से आ रही हैं बह बह कर, ये नदियां अपने साथ बहुत सी कंकड़, पत्थर, मिट्टी यानी कि सैंड, सिल्ट, क्ले की जब हम बात करते हैं तो अपने साथ लेकर आती हैं। तो ये नदी आई, इन्होंने ये सैंड, सिल्ट, क्ले जो है ज़मीन पर डिपॉजिट करा और उसी डिपोजिशन की वजह से हमारा एलुवियल सॉइल फॉर्म हुआ है। तो इसमें ये जो 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं और इनके रिवर सिस्टम्स यानी कि इनकी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, हर किसी ने जो डिपोजिशन करा है ज़मीन के ऊपर, जो कंकड़ पत्थर मिट्टी को डिपॉजिट करा है, उसी से ही हमारे एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। ये मौजूद है राजस्थान, गुजरात और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया में। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कौन सा एरिया है? देखो, एलुवियल सॉइल ना 2 जगह पाया जाता है, ये तो हमारे नदर्न प्लेन्स पे तो है ही है, साथ ही में जो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाला इलाका है यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल है, क्योंकि हमारे जो ईस्टर्न रिवर्स जा रहे हैं इधर और डेल्टा बना रहे हैं, है ना, ये सारे इधर डेल्टा जो बना रहे हैं ईस्टर्न रिवर्स, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इन सभी के डेल्टा रीजन में भी डिपोजिशन हो रहा है कहीं ना कहीं सैंड, सिल्ट, क्ले का, और उससे हमारा एलुवियल सॉइल बन रहा है। नदर्न प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन 2 मेजर रीजन हैं जहाँ एलुवियल सॉइल पाया जाता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो ओल्ड, एक होता है ओल्ड एलुवियल, एक होता है न्यू एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल है जो पहले डिपॉजिट हो गया था, जो कि अभी उतना ज्यादा फर्टाइल रहा नहीं है, पुराना हो चुका है, जिसको हम बांगर बोलते हैं। ये जो बांगर सॉइल है इसमें कंकड़ बहुत ज्यादा मौजूद होता है। कंकड़ का मतलब है छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट के जो होते हैं छोटे छोटे कण, वैसे इसमें बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। तो ये सॉइल ज्यादा, इट इज नॉट वेरी फर्टाइल, इट इज नॉट वेरी फर्टाइल, क्योंकि फॉर्म पहले हुआ था, पहले फॉर्मेशन हुआ था इसका, इसलिए ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। वहीं पर जो खादर है हमारा न्यू एलुवियल सॉइल, जो कि बार बार हर साल रिन्यू होता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है। यानी कि हर साल जब नदियाँ ओवरफ्लो करती हैं, बाढ़ आती है, तो जो सॉइल बार बार रिन्यू होता रहता है, जहाँ पे फिर से नया सैंड, सिल्ट, क्ले डिपॉजिट होता रहता है, वो होता है आपका खादर सॉइल। इसमें ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स भी रहते हैं एंड इट इज़ मोर फर्टाइल देन द बांगर। ठीक है, ये ज़्यादा फर्टाइल भी रहता है दैन द बांगर सॉइल। ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, इसमें कंकड़ है, ये फर्टाइल है, इसमें फाइन पार्टिकल्स हैं। एलुवियल सॉइल इन जनरल बहुत फर्टाइल होते हैं और इसमें एक एडिक्वेट प्रोपोर्शन पोटैश का, फॉस्फोरिक एसिड का, लाइम का, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, जिससे कि आइडियली इस पे शुगर केन यानी कि आपका गन्ना, पैडी यानी कि चावल, वीट यानी कि गेहूँ, ये सारे क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। बहुत से सीरियल और पल्सेस यानी कि आपकी दालें वगैरह और सीरियल क्रॉप्स भी इस पर उगाए जा सकते हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से। साथ ही में बच्चों यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं कि हमारा जो तराई, ठीक है, और वो सारे यहाँ पर आता है। सॉइल जो है अपने पार्टिकल्स में भी वेरी करता है, सॉइल अपने पार्टिकल्स में भी वेरी करता है। तो कहीं पे एलुवियल सॉइल जो है थोड़ा ऐसे बड़े बड़े जहाँ पत्थर रहते हैं, फिर कहीं पे ऐसे मार्शी लैंड आ जाते हैं, तराई आ जाता है, ठीक है, तो उस हिसाब से भी हमारा एलुवियल सॉइल वेरी करता है। कहीं पे एलुवियल सॉइल के पार्टिकल्स बड़े रहते हैं, मतलब जहाँ पे जो हमारा पिडेमोंट जोन होता है, एकदम फुटहिल्स जो होते हैं पहाड़ के, वहाँ पे थोड़े बड़े बड़े कण रहते हैं, फिर उसके बाद कण जो है वो और फाइन पार्टिकल्स उसके बनते जाते हैं। ठीक है, द्वार, स्ट्रोस, तराई, जब हम ये सारी बात करते हैं ना, तो वो वाली बात यहाँ पर हो रही है। चलो अब आ जाते हैं अपने ब्लैक सॉइल पर। ब्लैक सॉइल हमारा सेकंड टाइप का सॉइल है और इसको और 2 नाम से भी पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। जैसे आप लोगों का एक नॉर्मल नाम है जिससे स्कूल में आप को लोग बुलाते हैं, और एक घर में नाम है ना, जैसे स्वीटी, पिंटू, छोटू, ऐसे करके घर पे भी बुलाते हैं। उसी सेम तरीके से ब्लैक सॉइल के भी 2 और नाम है। एक तो ब्लैक सॉइल है, एक इसको ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है, बिकॉज कॉटन क्रॉप आइडियली ब्लैक सॉइल पे उगता है। और दूसरा इसका नाम है रेगुर, रेगुर सॉइल बोला जाता है। रेगुर वर्ड का मतलब होता है ओवरफ्लो। तो क्योंकि बच्चों ये सॉइल जो है इसमें काला रंग लावा के ओवरफ्लो से आया है, दैट इज वाई इसको रेगुर सॉइल बोला जाता है। तो एक समय के दौरान जब लावा जो है वोल्केनो इरप्ट हुआ, लावा का ओवरफ्लो हुआ, वो लावा जो है डिपॉजिट हो गया ज़मीन के ऊपर, उसी डिपोजिशन से इस मिट्टी का रंग काला हो चुका है।
दैट इज वाई इसको रेगुर भी बोला जाता है। इसकी फॉर्मेशन क्लाइमेट की वजह से भी हुई और पेरेंट रॉक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी फॉर्मेशन में। सॉइल ये डेक्कन ट्रैप या बेसाल्ट रीजन में पाया जाता है। तो ये वाला जो हमारा रीजन है डेक्कन ट्रैप, दिस रीजन, यहाँ पर ये सॉइल पाया जाता है बच्चों, नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू, एंड इट इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोस। लावा फ्लोस से बना है, लावा जब फ्लो हुआ था, ओवरफ्लो जब हुआ था, उससे हमारा सॉइल बन गया था, इसमें काला रंग आ गया था। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, हमारे जितना प्लेट्यू रीजन है, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी प्लेट्यू एरियाज के अंदर हमारा ब्लैक सॉइल मौजूद है। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गोदावरी और कृष्णा वैलीज में भी ये पाया जाता है। आप मैप में देखेंगे, किताब में दे रखा है बहुत अच्छे से, उसमें आपको पता चल जाएगा। ब्लैक सॉइल पूरा वही डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है। एक्सट्रीम फाइन क्ले मटेरियल से बना है और इसमें मॉइस्चर भी काफी आप होल्ड कर सकते हो। मतलब कि बच्चों ये ना एक्चुअली ब्लैक सॉइल बिल्कुल डो की तरह होता है। इट इज लाइक अ डो। आटे का डो बनाते हो ना आप, आटा मलती है ना आपकी मम्मी, डो बना देती है उसका, तो सेम उसी की तरह होता है। जैसे उस डो पे जब पानी पड़ेगा वो इससे चिपचिपा सा हो जाता है। जब आटा गूंदते हैं कैसे पानी पड़ता है, कैसा हो जाता है, ऐसे चिपचिप करने लग जाता है, हाथ पे चिपकने लगता है। सेम ब्लैक सॉइल वैसा है। मतलब अगर ब्लैक सॉइल पे पानी पड़ेगा तो वो वैसे ही चिपचिपा सा हो जाएगा। वहीं पे अगर धूप रहेगी तो ब्लैक सॉइल में क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। सेम आटे के साथ होता है। अगर आप आटे का वो डो जो है धूप में रखोगे ना तो उसमें भी क्रैक्स डेवलप होने लग जाएंगे। सेम ब्लैक सॉइल के साथ होता है, उसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं जिससे फिर उसको हवा मिल जाती है मिट्टी को, क्रैक्स जब डेवलप होते हैं। तो ब्लैक सॉइल न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम वगैरह इसमें पाया जाता है, बट डेफिनेटली लैक्स फॉस्फोरिक कंटेंट इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, फॉस्फोरिक कंटेंट इसमें नहीं है, बाकी सारे मिनरल्स इसमें मौजूद है। ब्लैक सॉइल के बाद अगला सॉइल हमारा आता है रेड एंड येलो सॉइल। अब बच्चों ये जो सॉइल है ये डेफिनेटली आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये सॉइल दो दो रंग का है। कई बारी ये सॉइल लाल रंग का हो जाता है, कई बारी ये सॉइल पीले रंग का हो जाता है। तो ये जो मिट्टी है ये रंग बदलती है। क्यों रंग बदलती है, चलिए देखते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है ये वाला, इसके ईस्टर्न ये वाली साइड और सदर्न, ठीक है, तो ये वाली जो साइड है डेक्कन प्लेट्यू पे तो ब्लैक सॉइल था। डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और सदर्न एरिया में आपका रेड एंड येलो सॉइल पाया जाता है। इसमें रेडिश कलर क्यों आता है, ये लाल रंग का तब हो जाता है जब डिफ्यूजन होता है आयरन का इन द क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स। बट जो सबसे पहले देखो ये जो सॉइल है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पे डेवलप हो रहा था। इग्नियस रॉक आपको पता है कौन से होते हैं, जो लावा जब ऐसे एक तरीके से मैं बोलती हूँ सॉलिडिफाई हो जाता है उससे जो रॉक बनता है वो इग्नियस होता है। फिर आगे चल के जब उस रॉक की एक हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है, जैसे वो रॉक और टूटता रहता है, बिगड़ता रहता है, हीट से, प्रेशर से वो चेंज जब हो जाता है, बिखर जाता है, तो वो बन जाता है मेटामॉर्फिक। जब वो रॉक मेटामॉर्फिक बनता है, उस मेटामॉर्फिक रॉक में जब आयरन डिफ्यूजन होता है तो ये मिट्टी लाल रंग की हो जाती है। और अगर इसी मिट्टी पे पानी पड़ेगा, अगर ये मिट्टी हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगी तो ये पीले रंग की हो जाएगी। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि व्हाई डज द रेड एंड येलो सॉइल अपीयर रेड इन कलर, या व्हेन डज इट अपीयर येलो इन कलर। तो रेड वो तब कलर में होता है जब आयरन का डिफ्यूजन होता है मेटामॉर्फिक रॉक से, और येलो वो तब होता है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में, यानी कि जब इसमें पानी पड़ेगा तो पीला हो जाएगा, जब आयरन डिफ्यूज होगा तो लाल हो जाएगा। तो ऐसे ये मिट्टी रंग बदलती रहती है। अलॉन्ग विद दैट ये ओडिशा, छत्तीसगढ़, तो इस साइड पे आपको पता ही है ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये वाला पूरा रीजन, सदर्न पार्ट्स, मिडिल गंगा प्लेन इधर है, गंगा प्लेन के सदर्न इधर भी ये थोड़ा सा पाया जाता है। ठीक है, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग द पिडेमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का जो पिडेमोंट जोन है यहाँ पर भी हल्का सा आपको रेड एंड येलो सॉइल दिख जाएगा। पिडेमोंट पता है ना, पिडेमोंट होता है फुटहिल, पहाड़ों का जो ये फुटहिल। तो वेस्टर्न घाट हमारी पूरी रेंज है, उसके जो फुटहिल्स है वहां पर भी रेड एंड येलो सॉइल पाया जाता है। नेक्स्ट सॉइल टाइप है हमारा लैटेराइट सॉइल। ये कौन सा है, हमारा फोर्थ सॉइल टाइप। लैटेराइट सॉइल जो है ना बच्चों, ये वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जो कि होता है लैटर, और इसका मतलब होता है ब्रिक यानी कि ईंट। तो बिल्कुल अपने नाम से ये सूटेड है, बिकॉज इसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स ईंट की तरह ही होती है। जैसे ईंट बिल्कुल खुरदुरी सी होती है ना, तो ये मिट्टी भी बिल्कुल खुरदुरी सी होती है। ये डेवलप होती है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जहाँ पे एक ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन है। तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मिट्टी ये पाई जाएगी, जहाँ कभी मतलब बारिश हो रही है, कहीं कभी सूखा पड़ रहा है, फिर बारिश हो रही है, फिर सूखा पड़ रहा है, फिर बारिश हो रही है, फिर सूखा पड़ रहा है। तो इस टाइप का क्लाइमेट वहाँ पे रहता है। साथ ही में ये मिट्टी पता है कैसे डेवलप हुई है, दिस सॉइल हैज डेवलप्ड ड्यू टू इंटेंस लीचिंग।
अब इंटेंस लीचिंग क्या है मैं समझाती हूँ। जैसे एक जमीन है, बहुत तेज बारिश पड़ती है जमीन पे, ठीक है, इंटेंस रेनफॉल हो रही है, तो जो टॉप सॉइल की लेयर है ना वो ये बहा के ले जाती है बारिश, टॉप सॉइल की लेयर ही हटा देती है ये बारिश, जिसकी वजह से नीचे की जो खुरदुरी मिट्टी है वो रह जाती है। दिस इज लीचिंग। लीचिंग का मतलब ही होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्यू टू हैवी रेन द टॉप सॉइल लेयर वॉशेज अवे, टॉप सॉइल ही वॉश अवे हो गया, अब जो नीचे मिट्टी बची वो आपकी लैटेराइट सॉइल, ठीक है। तो इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन की वजह से आपका लैटेराइट सॉइल फॉर्म हुआ है। अब ये जो मिट्टी बन गई है, ठीक है, ज्यादा फर्टाइल नहीं है, एसिडिक है, डिफिशिएंट है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, लेकिन अगर आप प्रॉपर इसमें इरिगेशन का इस्तेमाल करोगे तो फिर आप इस पे पौधे वौधे अपने क्रॉप्स वॉप्स उगा लोगे, ठीक है। तो ये सदर्न स्टेट्स में, वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, उड़ीसा के रीजन में और वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन में छोटे छोटे हिस्सों में पाई जाती है। डेसिडुअस एवरग्रीन फॉरेस्ट उग जाते हैं यहाँ पे, फॉरेस्ट एरिया मौजूद है, लेकिन हाँ इसमें टी कॉफी प्रॉपर इरिगेशन आप अगर करोगे, प्रॉपर पानी वानी डालोगे तो टी कॉफी जैसे क्रॉप्स भी आप इस पे उगा सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा एरिड सॉइल, यानी कि हमारी रेतीली मिट्टी, जो कि हमारे राजस्थान के इलाके में जो गर्म इलाका है वहां पाई जाती है। लाल से भूरे रंग की मिट्टी होगी, generally sandy in texture and saline in nature and the salt content so high that common salt is obtained by evaporating the water। तो बच्चों ये सैंडी इन टेक्सचर है, अगर आप इस मिट्टी को हाथ में लेंगे तो बिल्कुल रेत की तरह है, रेत की तरह से फिसल जाएगी आपके हाथ से। उसी के साथ दिस इज सेलाइन इन नेचर, यानी कि ये नमकीन है। तो जहां जहां पे जैसे राजस्थान के अंदर आपको कहीं छोटे छोटे पानी वाटर बॉडी दिखेगी, वैसे तो दिखेगी नहीं, जहां जहां दिखेगी आप उस पानी को अगर इवेपोरेट कर देंगे, ठीक है, बॉयल कर दोगे अगर, तो क्या रह जाएगा, नमक छोड़ जाएगी वो। मतलब कि यहाँ की मिट्टी में, पानी में नमक कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, नमक बहुत ज्यादा है। लोअर हराइजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकड़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे नीचे ना क्या होता है, कैल्शियम कंटेंट क्योंकि बढ़ता रहता है, तो इस मिट्टी के जो लोअर होराइजन्स है, नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पे कंकड़ कंकड़ बहुत सारे रहते हैं, जिसकी वजह से जो पानी होता है वो इसको गुजर नहीं पाता है। पानी जो अगर आएगा ना, नीचे आएगा भी अगर इस मिट्टी के थ्रू, तो इस कंकड़ की लेयर की वजह से वो नीचे इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा, घुस नहीं पाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, पानी को रोक देगी वो कंकड़ की लेयर, जिसकी वजह से बच्चों राजस्थान के अंदर जो क्रॉप्स भी अगर आप उगाओगे ना, उन तक पानी नहीं पहुंच पाएगा, उनकी रूट्स को पानी नहीं मिल पाएगा। तो कंकड़ लेयर फॉर्मेशन बॉटम होराइजन्स में पानी की इन्फिल्ट्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, एंड इसी वजह से यहाँ पर आपको पता ही है कि वैसी पानी की किल्लत है, ऊपर से जो पानी है वो भी क्रॉप्स तक नहीं पहुंच पा रहा। तो बेचारी वेजिटेशन ही ऐसी है कि वो वेजिटेशन वहाँ पे पानी वानी हो ना हो ऐसे ही अपना गुजारा कर लेगी कि हम तो कम पानी में भी रह लेंगे, ठीक है। लास्ट सॉइल टाइप आता है आपका फॉरेस्ट सॉइल, और इसको माउंटेनियस सॉइल भी बोला जाता है। माउंटेनियस सॉइल भी इसको बोला जाता है बिकॉज ये सारे पहाड़ी जो इलाके हैं वहां पर यही सॉइल मौजूद है। तो अगर आप मैप में इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पूरा जो आपका, जैसे मैं बात करूँ, ये पूरा आपका हिमालयन रीजन है, इस पूरे रीजन के अंदर आपके फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेनियस सॉइल ही मौजूद है। अब बात कुछ ऐसी है कि ये हिली माउंटेनियस रीजन में है, लोमी एंड सिल्टी इन वैली एंड कोर्स ग्रेन्ड इन दी अपर स्लोप्स। ध्यान से सुनना बच्चों इस बात को। तो होता क्या है, जैसे पहाड़ है, ठीक है, और ये वैली साइड है, पहाड़ का ये जो स्लोप है, यहाँ से जैसे पानी नीचे उतर के आ रहा है, ग्लेशियर आ रहे हैं, तो वो अपने साथ ना टॉप सॉइल को नीचे लाकर यहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं। तो वैलीज के अंदर तो सॉइल बहुत सारा डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से वैलीज में जो मिट्टी रहेगी वो काफी फाइन पार्टिकल्स रहेंगे, काफी लोमी सिल्टी रहती है, फाइन पार्टिकल्स वाली रहती है, अच्छा उसका टेक्सचर होता है। बट वहीं पे क्योंकि यहाँ का सारा टॉप सॉइल स्लोप के थ्रू नीचे उतर के आ गया है, तो यहाँ पर एक खुरदुरी सी मिट्टी, कोर्स ग्रेन्ड जो सॉइल है वो रह जाएगा, बिकॉज टॉप सॉइल तो वॉश अवे हो गया है ड्यू टू वाटर और ड्यू टू ग्लेशियर्स। सो व्हाट हैज हैपेंड कि हमारा जो स्लोप रीजन है, यहाँ पर जो सॉइल है वो कोर्स ग्रेन्ड है, मोटे मोटे उसके कण हैं, लेकिन जो वैलीज है वहां पर वो सॉइल काफी फाइन पार्टिकल्स में, क्योंकि सारा तो स्लोप से उतर के नीचे आ गया। तो यहाँ यही बात हो रही है, ये सॉइल्स डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन का मतलब है वही एक तरीके से इरोजन हो जाता है उस सॉइल का, या टॉप सॉइल की लेयर हट जाती है, वो एक्सपीरियंस करते हैं, एसिडिक होते हैं, लो ह्यूमस कंटेंट रहता है इन द स्नो कवर्ड रीजन्स, जहाँ बर्फ रहेगी, क्योंकि बर्फ तो सारा नीचे लेकर आ जाएगी ना सॉइल को, तो एसिडिक है, ऑर्गेनिक मैटर इतना नहीं है, डेन्यूडेशन हो गई है, टॉप सॉइल की लेयर वॉश ऑफ हो गई है। लेकिन जो रिवर टेरेसेस है, एलुवियल फैंस है, वही जो वैली साइड्स है, वहां पर ये काफी फर्टाइल आपको मिलेगा, क्योंकि सारा तो बहकर नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके का आपका फॉरेस्ट या माउंटेनियस सॉइल होता है। दिस वाज द लास्ट सॉइल टाइप। अब हम बात करेंगे हमारे सॉइल इरोजन की। व्हाट इज सॉइल इरोजन? बच्चों हमने सबसे पहले
लैंड जो है, लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन बढ़ा था, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट, बट यहाँ पर बात हो रही है मिट्टी की। वहां जमीन की बात हो रही थी, जमीन के खराब होने की, यहाँ पे मिट्टी के खराब होने की बात हो रही है। मिट्टी के खराब होने का मतलब है कि टॉप सॉइल की लेयर का हट जाना। तो होता क्या है, डेन्यूडेशन सॉइल कवर का एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। तो जब सॉइल कवर जो है, जो टॉप सॉइल है, वो या तो वॉश ऑफ हो जाता है, या तो हट जाता है, या डेन्यूड हो जाता है, ठीक है, बिखर जाता है, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन हो क्यों रहा है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन? तो यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, बहुत से नेचुरल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हम लोग जब पेड़ काटते हैं, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये सारी हरकतें करते हैं, जिसलिए हमारा लैंड भी डिग्रेड हो रहा था, और इन्हीं रीजंस की वजह से हमारे टॉप सॉइल की लेयर भी हट रही है। माइनिंग करने से, ओवर ग्रेजिंग करने से सबसे टॉप सॉइल की लेयर हट रही है। नेचुरल फोर्सेज हैं, हवा तेज बहते हुए उड़ के गई, सॉइल ले गई, पानी तेज बहता हुआ गया, सॉइल ले गया अपने साथ में, ग्लेशियर उतर के आया माउंटेन से नीचे, वो अपने साथ टॉप सॉइल की लेयर लेकर आ गया, ठीक है। तो इन सभी चीजों से आपका जो नेचुरल चीजें, इनसे भी सॉइल इरोजन होता है, और कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज ने नेचर को भी और तेज कर दिया है सॉइल इरोजन करने के लिए। Running water cuts through the clay soil, makes deep channels as gullies, and the land becomes unfit for cultivation and is known as bad land. अब देखो, एक हमारा यहाँ पे आता है सबसे पहला गली इरोजन। गली इरोजन का क्या मतलब होता है कि तेज पानी, जब ऐसे मिट्टी कैसी है, बिल्कुल इमेजिन करो, बिल्कुल ऐसे दलदल जैसी मिट्टी है, ठीक है, गीली गीली मिट्टी है, उस मिट्टी में से पानी तेज बहाव से गया चीरता हुआ, तो बीच में से गली सी क्रिएट हो गई, पानी गया तेज बहाव से, ऐसे गली सी क्रिएट कर दी, ले गया सॉइल बहा के, ठीक है, तो वो हो जाता है गली इरोजन। कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं कि जमीन बिल्कुल ही बंजर सी होती है, बैड लैंड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसे छोटे छोटे, हम बोल सकते हैं जैसे टीले से बन जाते हैं, है ना, सॉइल के, तो वैसी वाली भी होता है। कहीं कहीं पे सॉइल इरोजन इतना हो गया कि वो टीले से बन गए हैं, जहाँ पे कोई कल्टीवेशन नहीं हो सकती, इट इज बैड लैंड विच इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन। कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं कि शीट इरोजन होता है। शीट इरोजन क्या है? शीट इरोजन एक और टाइप का इरोजन है। शीट इरोजन होता है जब पूरी की पूरी मिट्टी की परत, जो शीट है, वही उठकर चली गई। कैसे जाएगी? पानी। तो जब वाटर एक एरिया से गुजर रहा है, तेज वाटर गुजर रहा है पूरे एरिया से, वहां की वो टॉप सॉइल लेके अपने साथ चला गया, पूरी शीट की तरह उसको बहा के ले गया। तो व्हेन वाटर फ्लोज एज अ शीट, वाटर शीट की तरह फ्लो करता है डाउन अ स्लोप, पूरा टॉप सॉइल वॉश ऑफ कर देता है, दैट इज नोन एज शीट इरोजन। और एक और टाइप का इरोजन यहाँ पे आता है, दैट इज विंड इरोजन, है ना। और विंड इरोजन क्या होता है बच्चे? विंड इरोजन भी सेम ही चीज है कि जब हवा आ रही है और हवा टॉप सॉइल को बहा के अपने साथ ले जा रही है, उड़ा के ले जा रही है, बहा के तो नहीं, उड़ा के लेके जा रही है, तो वो है विंड इरोजन। लूज सॉइल, फ्लैट या स्लोपिंग लैंड से उड़ाकर हवा ले गई, तो दैट इज विंड इरोजन। तो ये तीन अलग अलग टाइप के इरोजन है। अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हो गली इरोजन, शीट इरोजन, विंड इरोजन। गली इरोजन हो रहा है कि जब आपका एक तरीके से हम देख रहे हैं क्ले सॉइल है एंड वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल मेक्स डीप गलीज, नोन एज गली इरोजन। शीट इरोजन क्या है? वाटर जो है पूरे टॉप सॉइल को बहा कर ले गया, दैट इज शीट इरोजन। विंड है जब विंड बहा कर ले गई सॉइल को अपने साथ, उड़ा कर ले गई, ठीक है, तो वो है विंड इरोजन। ये सारी चीजें आई थिंक क्लियर है। अब बात ये आती है कि सॉइल इरोजन भी हो गया, समझ में भी आ गई, बट सॉइल को हम कंजर्व कैसे करेंगे? अब बच्चों सेम वही चीज है, क्योंकि लैंड का ही हिस्सा है सॉइल, तो ऑब्वियसली जिस वे कॉज से या जिस तरीके से सॉइल को इरोड किया गया है, उसी का उल्टा अगर आप लोग करोगे तो आप सॉइल को कंजर्व कर सकते हो। मतलब कि अगर डिफॉरेस्टेशन के थ्रू सॉइल इरोजन हो रहा है तो आप एफॉरेस्टेशन करो, ओवर ग्रेजिंग के थ्रू हो रहा है तो आप कंट्रोल करो ओवर ग्रेजिंग पे, माइनिंग के थ्रू हो रहा है तो आप कंट्रोल करो माइनिंग पे, है ना, ओवर इरिगेशन के थ्रू हो रहा है तो इरिगेशन पे कंट्रोल करो। ऑब्वियसली दिस इज वेरी बेसिक, बट उसी के साथ साथ कुछ स्पेशल मेथड्स हैं यहाँ पे 4, जो कि लिए जाते हैं हमारे सॉइल के इरोजन को कंट्रोल करने के लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए। अगर ये लिखने को आता है ना सॉइल कंजर्वेशन, तो आप लोग डेफिनेटली वो सारी चीजें लिख सकते हो, एफॉरेस्टेशन, कंट्रोल ऑन माइनिंग, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, बट दैट इज जनरल। स्पेसिफिकली सॉइल को कंजर्व करने के लिए हम ये 4 मेथड्स का यूज करेंगे। हिल्स में, हिली एरियाज में ये दोनों मेथड्स, अगर सिर्फ हिली एरियाज का पूछा जाता है तो हिल्स में ये दोनों मेथड्स। सबसे पहला है कॉन्टोर प्लाइंग। कॉन्टोर प्लाइंग का मतलब होता है प्लाउइंग अलोंग द कॉन्टोर लाइंस। जैसे एक पहाड़ है, इसकी जो एजेस है, एजेस जो है वहां पर आपने खेती कर दी। क्यों करिए खेती? ताकि कल को हवा के बहाव से
विंड उड़ के ना जाए, तो आप एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हो, एक ब्लॉकेज लगा रहे हो यहाँ खेती करके, क्रॉप्स उगाकर, कि ताकि कल को हवा जो है इस स्लोप के नीचे उड़ा कर ना लेकर जाए हमारे सॉइल को। दूसरी चीज हिल्स में आप कर सकते हो टेरेस कल्टीवेशन। तो जैसे स्लोप तो ऐसे होता है, बट आप क्या करोगे, स्लोप में से टेरेसेस बना दोगे, जैसे स्टेप्स, सीढ़ियां जैसी बना दोगे। तो इससे क्या है, आपने स्लोप का वो ही तोड़ दिया, जैसे पानी और हवा का फ्लो आपने ब्रेक करा है। यहाँ पर आप खेती करोगे इन टेरेसेस पर, जैसे कि इधर आपको दिख भी रहा है कि इन टेरेसेस को बनाया गया, यहाँ खेती करी गई, वही विंड और वाटर के फ्लो को ब्रेक करने के लिए, ताकि वो सॉइल को अपने साथ ना लेकर जा सके। नेक्स्ट स्टेप है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है स्ट्रिप्स में क्रॉप्स के बीच में घास उगा देना। जैसे एक यहाँ पे कोई क्रॉप उग रहा है, उसके बीच में आपने घास उगा दी, ठीक है, घास उगा दी पूरी लेयर में यहाँ पे, फिर एक क्रॉप उग रहा है, फिर आपने यहाँ बीच में और घास उगा दी। तो इस तरीके से, ठीक है, बड़ी बड़ी घास इसलिए उगाई जाती है ताकि वही सेम चीज विंड का जो फ्लो है उसको ब्रेक करा जाए, हवा के फ्लो को ब्रेक करना, ताकि हमारे सॉइल को उड़ा के ना लेके जाए। एंड लास्ट मैंने आपको चीज बता ही रखी है, शेल्टर बेल्ट्स, पूरे चारों तरफ बुशेस और ट्रीज को प्लांट कर देना, ताकि विंड का फ्लो आप ब्रेक कर सको और वो विंड सॉइल को उड़ा के ना लेकर जा पाए। तो दीज आर स्पेसिफिक 4 मेथड्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन। इसके साथ आप जेनरिक भी वो चीजें लिख सकते हैं, बट अगर सॉइल कंजर्वेशन पे क्वेश्चन आता है तो आपको ये 4 मेथड्स तो लिखने ही लिखने हैं, इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। और अगर हिली एरियाज का पूछा जाए तो ये 2 तो आपको लिखने ही लिखने हैं, कॉन्टोर और टेरेस प्लानिंग, ठीक है, बाकी भी चीजें लिख दो, बट दीज आर स्पेसिफिकली फॉर हिली रीजन। ओके, आई होप बच्चों बात एकदम क्लियर है। चैप्टर इसी के साथ हो गया है कंप्लीट। अगर मैं इसको समराइज करूं तो इस चैप्टर के अंदर हमने रिसोर्सेज क्या होते हैं ये भी पढ़ लिया है, रिसोर्सेज को कंजर्वेशन की जरूरत क्यों है ये भी पढ़ लिया है, कंजर्वेशन करने के लिए क्या क्या मेथड्स अपनाए गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे लानी है ये भी पढ़ लिया है। उसके बाद हमने स्पेसिफिकली रिसोर्स प्लानिंग को भी देख लिया कि रिसोर्सेज की हम लोग प्लानिंग कैसे करेंगे, एजेंडा 21, एवरीथिंग वी हैव सीन। आफ्टर दैट हमने लैंड एज अ रिसोर्स की बात करी, लैंड इंपॉर्टेंट क्यों है, लैंड को कैसे यूज करा जा रहा है, लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रही है, लैंड को कंजर्व कैसे करना है। लास्टली हमने सॉइल की बात करी, सॉइल के वेरियस टाइप्स को देखा, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं और चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं होमवर्क की बात करूं, देखो यहाँ पर ना मैं आपको 3 क्वेश्चंस बताऊंगी। एक क्वेश्चन आपको लिखना है एजेंडा 21 पे, मतलब आंसर लिखना है आपको। दूसरा सवाल है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये मेथड्स आपको पता होने चाहिए कि डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, कंजर्वेशन क्यों मतलब कैसे करना है। साथ ही में सॉइल इरोजन, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, उसके बाद इसी सॉइल का कंजर्वेशन, ठीक है। एंड आई थिंक दिस मच इज इनफ, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है बच्चों, आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, बिकॉज दीज आर एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा आपका होमवर्क है, इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। कैसी लगी क्लास मुझे ज़रूर बताइएगा। दिस इज योर SST एजुकेटर उज्ज्वला पुंज साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। टेक केयर एंड बाय बाय।